बनारस के एक प्रतिष्ठित और पारंपरिक मोहल्ले में गोपाल निवास नाम का एक आलीशान मकान था। इस घर के मुखिया थे पंडित राम सरन और सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी अपने कड़े अनुशासन, पुराने रीति रिवाजों और कड़े नियमों के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनके घर में बहुओं के लिए नियम स्पष्ट थे। सूर्योदय से पहले उठना, सिर पर हमेशा लंबा घूंघट रखना, बिना पूछे घर के दहलीज पार न करना और अपनी इच्छाओं को परिवार की मर्यादा के पीछे छिपा कर रखना। सुमित्रा देवी की बड़ी बहू जानकी पिछले 5 सालों से इसी सांचे में ढलकर रह रही थी। वह एक शांत, सीधी सादी महिला थी, जिसने सास के हर आदेश को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया था। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, जानकी का घूंघट कभी अपने चेहरे से नीचे नहीं सरका था। सुमित्रा देवी को अपनी इस व्यवस्था पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर मोहल्ले की औरतों के सामने अपनी बड़ाई करती थी। आजकल की लड़कियां तो मर्यादा भूल चुकी हैं। छोटे कपड़े पहनकर लड़कों की तरह गाड़ियों पर घूमती है, लेकिन मेरे घर में मजाल है कि कोई परंपरा के खिलाफ एक कदम भी उठा ले। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और गोपाल निवास में यह परिवर्तन उनके छोटे बेटे आकाश के विवाह के रूप में आने वाला था। आकाश दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या एक आत्मनिर्भर, आधुनिक विचारों वाली और फैशन डिजाइनर लड़की थी। वह जीन्स टी शर्ट पहनती थी, अपने विचार खुलकर रखती थी और मानती थी कि सम्मान कपड़ों से नहीं बल्कि इंसानों के कर्मों और उसकी सोच से झलकता है। आकाश और काव्या ने प्रेम विवाह करने का फैसला किया। जब सुमित्रा को पता चला कि छोटी बहू दिल्ली की एक आधुनिक लड़की है तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई, लेकिन आकाश के दृढ़ निश्चय के आगे उसे झुकना पड़ा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही यह लड़की इस घर की दहलीज पर कदम रखेगी, वह इसे भी जानकी की तरह अपने रंग में ढाल लेंगी। विवाह संपन्न हुआ। शादी के जोड़ों में सजी काव्या जब गोपाल निवास के मुख्य द्वार पर पहुंची तो सुमित्रा देवी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही काव्या कार से उतरी, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जून की भीषण गर्मी और दिल्ली से बनारस के लंबे सफर के कारण काव्या ने रास्ते में ही अपनी भारी भरकम लहंगा बदल लिया था। वह एक मॉडर्न और आरामदायक कुर्ती और एंकल लेंथ पैंट पहने हुए थी। हालांकि उसके सिर पर शादी का लाल दुपट्टा डाल रखा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खुला था। सुमित्रा देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने आरती की थाली टेबल पर पटक दी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, यह कैसा अपशगुन है। गृह प्रवेश के समय बहू ऐसे कपड़े में आई है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि ससुराल के दहलीज पर कैसे आते हैं? काव्या ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, भारी लहंगे की वजह से मुझे घुटन हो रही थी और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। कपड़े केवल शरीर को ढकने और आराम के लिए होते हैं। मेरा सम्मान और मेरी संस्कृति मेरे मन में है, कपड़ों की लंबाई या चौड़ाई में नहीं। आकाश ने भी बीच बचाव किया, हाँ माँ, सफर बहुत लंबा था, आप कृपया रस्म पूरी कीजिए। भारी मन और गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ सुमित्रा देवी ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। काव्या ने घर में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। अगली सुबह सुमित्रा देवी ने अपने सास के होने के अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने काव्या के कमरे में जाकर उसके सूटकेस से सारी जीन्स, स्कर्ट और आधुनिक कपड़े निकाल लिए। उन्होंने काव्या के सामने एक भारी बनारसी साड़ी रखी और कहा, इस घर में रहना है तो गोपाल निवास के कायदे मानने होंगे। आज तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह के 6 बज चुके हैं। यह साड़ी पहनो, सिर पर घूंघट डालो और नीचे किचन में आकर पूरे परिवार के लिए हलवा बनाओ।
काव्या ने साड़ी तो स्वीकार कर ली क्योंकि वह परिवार की खुशियों का सम्मान करना चाहती थी, लेकिन उसने घूंघट करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, माँ जी, मैं साड़ी तो पहन लूंगी लेकिन घूंघट नहीं करूंगी। अगर मेरी आंखें ही ढकी रहेगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी और आप सबको पहचानूंगी कैसे? सम्मान आंखों में और बातचीत के लहजे में होना चाहिए, चेहरे को छिपाने में नहीं। सुमित्रा देवी हैरान थी। आज तक गोपाल निवास में किसी ने उनसे जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की थी। काव्या नीचे आई। उसने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया और बड़ी शालीनता से सबको परोसा। पंडित रामशरण काव्या के इस व्यवहार और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन सुमित्रा देवी के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और घर में तनाव बढ़ता गया। सुमित्रा देवी हर छोटी बात पर काव्या को टोकती थी। काव्या का उठना, बैठना, हंसना, यहाँ तक कि उसका आकाश से बात करना भी सुमित्रा देवी की नजरों में खटकता था। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू जानकी इस सब तमाशे को चुपचाप देखती रहती थी। काव्या ने नोटिस किया कि जानकी अंदर ही अंदर बहुत उदास रहती है। कड़े घूंघट और बंदिशों के पीछे उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। एक दिन काव्या ने जानकी से अकेले में बात की। दीदी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप इस घूंघट और चार दीवारी में अपनी जिंदगी क्यों घूट घूट कर जी रहे हैं? क्या आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है? जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काव्या, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन माँ जी के नियमों के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। अब तो मुझे इस घूंघट की आदत हो गई है। तुम भी मान जाओ काव्या, वरना इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। काव्या ने जानकी का हाथ थामते हुए कहा, दीदी, बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है, लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान को खो देना गुलामी है। मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अपनी आज़ादी भी नहीं खोने दूंगी। टकराव उस दिन चरम पर पहुंच गया जब काव्या को दिल्ली में एक बड़े फैशन शो के लिए जाना था। उसने एक सुंदर इंडो वेस्टर्न गाउन पहना था जो बेहद शालीन लेकिन आधुनिक था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, सुमित्रा देवी ने उसे देख लिया। वह गुस्से से चीख पड़ी, बेशर्म, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे मेमो जैसे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाओगी? लोग कहेंगे कि गोपाल निवास की बहू मर्यादा विहीन हो गई है। तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। काव्या ने दृढ़ता से कहा, माँ जी, यह मेरा काम है और मेरे कपड़े कहीं से भी अश्लील नहीं हैं। अगर समाज की सोच इतनी संकीर्ण है कि वह एक महिला के कपड़ों से उसका चरित्र का फैसला करता है, तो दोष समाज का है, मेरा नहीं। मैं अपने काम के लिए जरूर जाऊंगी। सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा, अगर तुम आज इस दहलीज को पार कर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आकाश ने काव्या का समर्थन किया, लेकिन सुमित्रा देवी अपनी बात पर अड़ी रही। काव्या ने अपनी आंसू पोंछे, पंडित जी के पैर छुए और अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। आकाश भी उसके साथ चला गया। सुमित्रा देवी को लगा उन्होंने एक बेशर्म बहू को अपने घर से निकालकर अपनी परंपरा की रक्षा कर ली। काव्या और आकाश दिल्ली चले गए। गोपाल निवास में फिर से वही पुराना सन्नाटा और कड़ा अनुशासन लौट आया। सुमित्रा देवी को अपनी जीत पर घमंड था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ महीनों बाद बनारस में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पंडित रामशरण की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भरी थी और घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। सुमित्रा देवी घबरा गई। उन्होंने पड़ोसियों को फोन किया, लेकिन बाढ़ के कारण कोई आने को तैयार नहीं था। सुमित्रा देवी रोने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? जानकी, कुछ करो, तुम्हारे पापा जी की सांसें उखड़ रही हैं।
जानकी ने हमेशा घूंघट काढ़कर घर के अंदर रहने का जीवन जिया था। उसे बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। वह घबरा गई और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। वह दहलीज पार करके डॉक्टर को बुलाने या गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। ठीक उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से काव्या उतरी। दरअसल आकाश ने उसे बताया था कि बनारस में मौसम खराब है, इसलिए वह अपने माता पिता का हालचाल जानने आई थी। घर के अंदर का दृश्य देखकर काव्या एक पल भी नहीं झिझकी। उसने अपनी साड़ी का पल्लव कमर में बांधा, पंडित जी को सहारा दिया और अपनी सूझबूझ से तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। जब एम्बुलेंस आने में देरी हुई तो काव्या ने खुद स्टीयरिंग संभाला और भारी बारिश तथा पानी से भरी सड़कों के बीच गाड़ी चलाकर पंडित जी को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर सुमित्रा देवी और जानकी थर थर काँप रही थी। काव्या ने डॉक्टर से बात की, सारी औपचारिकताएं पूरी की और दवाइयों का इंतजाम किया। डॉक्टरों ने कहा, अगर आप इन्हें 10 मिनट भी देर से लाती तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। आपकी बहू की हिम्मत और सूझबूझ ने आज इनकी जान बचाई है। सुमित्रा देवी अस्पताल के एक कोने में बैठी काव्या को देख रही थी। काव्या के कपड़े बारिश के पानी से भीग चुके थे। उसके सिर पर कोई पल्लू नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने ससुर की जान बचाने का संतोष और गजब का आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ उसकी संस्कारी और आज्ञाकारी बड़ी बहू जानकी एक कोने में सिमटी हुई रो रही थी, जो चाहकर भी डर के मारे घर की दहलीज नहीं लांघ पाई थी। सुमित्रा देवी की आंखों से ढोंग और रूढ़िवादिता का चश्मा उतर गया। उन्हें एहसास हुआ कि संकट के समय सिर का घूंघट या भारी साड़ी काम नहीं आती, बल्कि मन की हिम्मत और आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता काम आती है। जिसे वह बेशर्म समझ रही थी, वही आज उनके परिवार का रक्षक बनी थी। वह रोती हुई काव्या के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। काव्या ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। यह क्या कर रही हैं माँ जी, आप तो बड़ी हैं। सुमित्रा देवी ने रोते हुए कहा, नहीं काव्या, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे संस्कार समझ रही थी वह सिर्फ बेड़ियां थी, जिन्होंने मेरी बहुओं के पंख काट दिए थे। तुम्हारी आधुनिक सोच और आत्मनिर्भरता ने आज मेरी सुहाग की रक्षा की है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। काव्या ने सुमित्रा को गले से लगा लिया। माँ जी, आधुनिक होने का मतलब परिवार को भूलना नहीं होता। हम नई सोच के साथ भी अपनी संस्कृति और अपनों का सम्मान कर सकते हैं। अगले दिन पंडित जी ठीक होकर घर लौटे। गोपाल निवास का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। सुमित्रा देवी ने खुद आगे बढ़कर जानकी का घूंघट हटाया और कहा, बहू, अब इस घूंघट को हटाओ। तुमने बहुत दिन अपनी जिंदगी इस अंधेरे में काट ली। अब तुम भी काव्या की तरह बाहर निकलो और अपने सपनों को पूरा करो। काव्या ने अपनी जेठानी जानकी का हाथ थामा और उसे गले लगा लिया। गोपाल निवास की दहलीज अब बंदिशों की दीवार नहीं, बल्कि प्रगतिकारी विचारों और आपसी सम्मान का एक सुंदर प्रवेश द्वार बन चुकी थी। सुमित्रा देवी को अब गर्व था, लेकिन अपनी रूढ़ियों पर नहीं, बल्कि अपनी दोनों बहुओं की आत्मनिर्भरता और उनके अटूट सम्मान पर। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची संस्कृति और संस्कार कपड़ों की लंबाई या चेहरे के घूंघट में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में दिखाए गए साहस, बड़ों के प्रति वास्तविक सम्मान और आत्मनिर्भरता में निहित होते हैं। सोच को समय के साथ बदलना ही परिवार की सच्ची उन्नति है।